प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 समास। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, राजा का कुमार, राजकुमार, युद्ध के लिए भूमि, युद्धभूमि, तो घोड़े पर सवार राजा का कुमार युद्ध के लिए भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है, या फिर घुड़सवार राजकुमार युद्धभूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है। क वर्ग के वाक्यों में कुछ शब्दों के लिए ख वर्ग के वाक्यों में उनके संक्षिप्त रूपों को प्रयोग किया गया है। जैसे घोड़े पर सवार के लिए घुड़सवार, राजा का कुमार के लिए राजकुमार, युद्ध के लिए भूमि के लिए युद्धभूमि। शब्दों के संक्षिप्त रूप व्याकरण में समास कहे जाते हैं। शब्दों के संक्षिप्त रूप सामासिक शब्द या समस्त पद कहे जाते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी भी शब्द में पहला पद पूर्व पद और बाद वाला शब्द उत्तर पद कहा जाता है। देशभक्ति सामासिक शब्द को लें तो इसमें देश पूर्व पद है और भक्ति उत्तर पद है। जब सामासिक शब्द को फिर से पहली वाली अवस्था में अलग अलग करके लिखा जाता है तो यह प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। समस्त पद या सामासिक पद समास विग्रह। रेखांकित रेखा से अंकित। कमल नयन कमल के समान नयन। दिन रात दिन और रात। गजानन गज के समान आनन है जिसका। अब देखते हैं समास के भेद। समास चार प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। आज आपको देखो बच्चों, इस पाठ में किस पाठ में ये जो डायग्राम दिया गया है ये बनाना है आपको अपनी कॉपी में, हिंदी व्याकरण की कॉपी में पाठ 21 लिखकर। इसके बाद तत्पुरुष समास ये पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। सामासिक शब्द पूर्व पद उत्तर पद। ईश्वर भक्त, इसमें पूर्व पद है ईश्वर का, उत्तर पद क्या है भक्त। ये जो इसमें कोष्टक में दिए गए शब्द हैं, ये शब्द जो कारक चिन्ह हैं ये छिपे हुए होते हैं। पाठशाला पाठशाला, पाठ पूर्व पद हो गया और उत्तर पद क्या है शाला। गुणहीन, तो गुण क्या होगा पूर्व पद, पहला शब्द होगा पूर्व पद और बाद का शब्द होगा उत्तर पद। आप बीती, तो आप पर बीती। ऊपर दिए गए सामासिक शब्दों में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान है, अर्थात यदि सामासिक शब्दों के अर्थ पर ध्यान दिया जाए तो ईश्वर भक्त में उत्तर पद भक्त की प्रधानता है, अर्थात भक्त की ओर संकेत है। पाठशाला में उत्तर पद शाला की प्रधानता है, अर्थात शाला की ओर संकेत है। गुणहीन में उत्तर पद हीन की प्रधानता है, अर्थात हीन की ओर संकेत है। आप बीती में उत्तर पद बीती की प्रधानता है, अर्थात बीती की ओर संकेत है। ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसे याद करनी है आपको। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों यानी कि कारकों के चिन्हों जैसे का, की, के, में, पर, के लिए आदि का लोप हो जाता है। लोप का मतलब ये छिप जाते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण: ग्रामगत, ग्रामगत का जब विग्रह होता है तो होता है ग्राम को गत। रेखांकित, रेखा से अंकित। राह खर्च, राह के लिए खर्च। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। सेनापति, सेना का पति। नगरवास, नगर में वास। वनगमन, वन को गमन। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। राजसभा, राजा की सभा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास। देखते हैं, कर्मधारय समास दो प्रकार से होता है। जब दोनों पदों में एक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो, जैसे नीलकमल। तो नीलकमल में देखो पहला शब्द विशेषण आ रहा है, उसमें रंग की बात हो रही है नील, और दूसरा कमल। और
जब दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो, अर्थात एक पद की तुलना दूसरे से की गई हो, उपमा दी गई हो, जैसे कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, कमल रूपी नयन, यहाँ नयन की उपमा कमल से की गई है। कर्मधारी समास के कुछ उदाहरण: काली मिर्च, विद्याधन। ये काली मिर्च का विग्रह होगा, काली है जो मिर्च, विद्याधन विद्या रूपी धन, घनश्याम घन के समान श्याम, परमानंद परम आनंद है जो, शुभागमन शुभ आगमन है जो, नील गगन नीला गगन, कमल नयन कमल रूपी नयन, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, पीत वस्त्र पीला है जो वस्त्र, नरोत्तम नरों में उत्तम है जो। द्विगु समास। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। दो राहों का समूह, त्रिफला तीन फलों का समूह, चौराहा चार रास्तों का समूह। ऊपर के सभी उदाहरणों में पहला पद पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है तथा दूसरा पद संज्ञा है। ये शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। जहाँ पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अन्य उदाहरण सप्तऋषि में देखो, पहले सप्त आ रहा है यानी कि 7, तो 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न में पहले नव आ रहा है, नव का मतलब 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी में त्रि आ रहा है, इसका मतलब 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र में पहले पंच आ रहा है यानी कि 5 तंत्रों का समूह। तो इसे ध्यान रखना है आपको। द्विगु समास वो होता है जिसमें पहले कोई ना कोई संख्यावाची विशेषण आता है। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव, पीतांबर पीत है अंबर जिसके, पीत का मतलब पीले और अंबर का मतलब वस्त्र, तो पीले वस्त्र किसके होते हैं? कृष्ण के। ऊपर के उदाहरणों में सामासिक पदों को विग्रह करने पर न तो पहले पद की प्रधानता है न ही दूसरे पद की। इन दोनों के मेल से तीसरा नया अर्थ प्रकट हो रहा है। जैसे नील और कंठ, यहाँ न तो नील पूर्व पद की प्रधानता है और न ही कंठ उत्तर पद की। पीत अंबर, यहाँ पूर्व पद पीत और उत्तर पद अंबर दोनों की प्रधानता नहीं है। ये दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता तथा दोनों के मेल से किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए। चतुर्भुज, चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। दशानन 10 आनन है जिसके, आनन का मतलब मुख, रावण। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, गणेश। त्रिलोचन 3 लोचन है जिसके, लोचन का मतलब आँखें, शिव। विषधर विष को धारण करता है जो, सर्प जिसमें विष होता है, जहर होता है। महादेव महान है जो देव, शिव। गजानन गज जैसा आनन है जिसका, गज का मतलब क्या होता है? हाथी जैसा, आनन का मतलब मुख। पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र धारण करता है जो, कृष्ण। चक्रपाणी चक्र है हाथ में जिसके, कृष्ण या विष्णु। चारपाई 4 पाए हैं जिसके, खाट। तो इनकी पहचान समझ में आ गई आपको कि इनमें जो दिखाई देता है वो अर्थ नहीं होता, अर्थ कुछ और निकल के आता है। ये पहचान होती है बहुव्रीहि समास की। अब आते हैं द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास दिन रात दाल भात। दिन रात का जो विग्रह होगा वो होगा दिन और रात, दाल भात का विग्रह होगा दाल और भात। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन शब्दों में दोनों पद ही प्रधान हैं, दोनों पद जोड़े के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जिस समास में दोनों पद ही प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। अन्य उदाहरण: पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दिन रात, दिन और रात। लाभ हानि, हानि लाभ, हानि और लाभ। इसमें अधिकतर बीच में योजक चिन्ह लगा होता है बच्चों, और अधिकतर इसमें बीच में और आ जाता है योजक चिन्ह की वजह से। कई बार इसमें और की जगह पे या भी लगाना पड़ता है। ये पहचान है द्वंद्व समास की। अब करते हैं अव्ययी भाव समास। पहला पद बे, दूसरा है खटके, तो बे खटके पद बना है इसके समासिक पद। और विग्रह क्या होगा? बिना खटक के, बिना खटके के। भर पेट यानी कि भरपेट का मतलब क्या है? पेट भर कर। ऊपर के उदाहरणों में पहला पद अव्यय है तथा यही पद प्रधान है, जिसके कारण सामासिक शब्द अव्यय
के रूप में कार्य कर रहा है। ये दोनों अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, या ये कहें जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण है इसके अन्य उदाहरण, प्रतिदिन, हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब होता है अनुसार, आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन भर, निडर, डर से रहित, बाकायदा, कायदे के अनुसार, विशेष, रातों रात, बातों बात, दिनों दिन जैसे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द 2 बार आता है, वह भी अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो हमने सारे आपको समास बता दिए हैं। आओ पाठ दोहराएं, आपको पढ़ना है खुद से। इसके बाद आपको इसका कार्य भी करा दिया जाएगा।